हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विद वीरू में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर के शुरुआत करी थी हमने ट्रांसफॉर्मर की। उसके बाद में हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर के कौन-कौन से भाग होते हैं। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ लिया कि कितनी वाइंडिंग वगैरह होती है, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर मतलब कि कितने पार्ट्स होते हैं, उसके भाग कौन-कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब आप पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब नई वीडियो डले तो तुरंत उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास में पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज ट्रांसफॉर्मर के भागों के बारे में, ठीक है? तो क्या पढ़ेंगे हम? पहले हेडिंग है हमारा कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के भागों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो मेन पार्ट है, पहला वो क्या है? इसकी क्रोड। पहला पार्ट है इसका, इसकी क्रोड, ठीक है, क्रोड। दूसरी नंबर पे इसका आता है इसकी वाइंडिंग, ठीक है। क्या आती है? इसकी वाइंडिंग, इसकी वाइंडिंग, ठीक है। यानी कि पहला इसका क्या हो गया? क्रोड। दूसरे नंबर पे होती है इसकी वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मैं उसको बात बता देता हूँ। वाइंडिंग में यहाँ पे आपके दोनों वाइंडिंग आ गई, प्राइमरी वाइंडिंग भी आ गई और आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग वो भी आ गई इसी के अंदर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? तीसरे नंबर पे होता है इसके अंदर एक ऑयल टैंक। क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर? ऑयल टैंक होता है, ठीक है। इसके बाद में हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर में इसके अंदर एक क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल टैंक अलग होता है और ऑयल टैंक अलग चीज़ है और ट्रांसफॉर्मर ऑयल एक अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? मतलब 4 हो गए, हमने देख लिया कि पहला होता है क्रोड। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्रोड होती है, वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ऑयल टैंक होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, ठीक है। 4 चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इसके अंदर क्या होती है। 5वें नंबर पे हम बात करें तो इसके अंदर होता है एक कूलिंग पाइप, ठीक है। क्या होता है? एक होता है कूलिंग पाइप, कूलिंग पाइप, ठीक है। 6th नंबर इसके अंदर आप देखोगे तो क्या होता है? इसके अंदर होता है एक ऑयल गेज होता है, ऑयल गेज, ठीक है। 7वें नंबर की हम बात करें तो इसके अंदर एक होता है सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल। और इसके अंदर हम बात करें तो और भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे टैपिंग स्विच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं जैसे 8वें नंबर पे टैपिंग स्विच, ठीक है, टेपिंग स्विच, ठीक है। 9 नंबर की मैं बात करूं जैसे कि इसके अंदर एक होता है इसके अंदर ब्रीदर। क्या होता है इसके अंदर? ब्रीदर होता है एक इसके अंदर। और इसके अंदर एक होती है बक बकोल्ज रिले, एक इसके अंदर होती है बकोल्ज रिले, ठीक है, बकोल्ज रिले। तो इन सभी पार्ट्स हैं उनका हम मतलब कि जो ये मैंने आपको 10-11 ये पार्ट बताए हैं या फिर एक आधा मतलब कि कोई छूट गया होगा, रह गया होगा तो वो इनके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी की हम बात करेंगे, ठीक है। सभी की बारी बारी से हम इनकी बात करेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या होता है। जैसे अभी मैं आपको एक साथ बता दूं कि कौन सा पार्ट क्या होता है, ठीक है। मतलब कि हमने कितने पार्ट देखे हैं कि एक जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर होता है क्रोड। फिर क्या होती है? इसके अंदर वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग दोनों ही वाइंडिंग आ जाती है। इसके अंदर प्राइमरी भी आ जाती है और सेकेंडरी भी आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर होता है ऑयल टैंक, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कूलिंग पाइप, ऑयल गेज, सिलिका जेल, टैपिंग स्विच, ब्रीदर, बकोल्ज रिले। और इसके अंदर एक मतलब कि टेम्परेचर मापने के लिए जो तापमापी भी होती है, ठीक है, तापमापी भी देख ले। और मतलब कि ये है, बाकी एक दो चीज़ें और है जिसका हम जैसे हम पॉइंट पढ़ेंगे इनको
तो हम इनको बाद में ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं करोड़ पर, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट है करोड़, ठीक है। करोड़, तो करोड़ मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि ट्रांसफार्मर की करोड़ क्या होती है, कि ये जो ट्रांसफार्मर का जो बाहरी आवरण होता है इनके अंदर धात्विक करोड़ होती हैं, जिन पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था वाइंडिंग। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पर है हमारी वाइंडिंग, ठीक है। क्या है, वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग में मैंने बता दिया आपको कि कौन सी होती है वाइंडिंग। जैसे मैंने बताए थे आपको कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, दो वाइंडिंग होती है, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो मैंने दोनों वाइंडिंग आपको बता दी थी, समझा दी थी, तो यहाँ पे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है। तीसरे नंबर की हम बात कर लें कि ऑयल टैंक क्या होता है। तीसरा नंबर देखो, ऑयल टैंक क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो देखो ऑयल टैंक की मैं बात करूं तो ऑयल टैंक का काम क्या होता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक है। ऑयल भरा हुआ, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, जो क्या काम करता है, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग में मतलब कि जो हीट उष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या करता है, ट्रांसफार्मर की हीटिंग जो होती है उसको क्या करता है, कूल बनाए रखने का काम करता है, उसको ठंडा बनाए रखता है, ठीक है। ठंडा बनाए रखता है उसका काम, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, एक होता है कंजर्वेटर। क्या होता है, कंजर्वेटर, कंजर्वेटर, ठीक है। कंजर्वेटर होता है एक, ठीक है। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर का काम है, देखो आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑयल टैंक था, ट्रांसफार्मर, हम उसकी संरचना बना लेते हैं एक बार फिर से। जैसे ये ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे जैसे ऑयल टैंक लगा होता है और यहाँ पे वाइंडिंग वगैरह करोड़ होती है, वाइंडिंग होती है। तो ये जो कंजर्वेटर कहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर। इसके अंदर भी क्या होता है, ऑयल भरा हुआ रहता है। तो इसका काम क्या है, तो जब मुख्य जो ऑयल टैंक होता है, ठीक है, हमारा जो मुख्य ऑयल टैंक है, ठीक है, इसके अंदर जब ऑयल, मान लो जब वाइंडिंग हीट करेगी तो ऑयल वाष्प के रूप में तो निकलेगा। तो जब यहाँ ऑयल की क्या हो जाती है, ऑयल की कमी हो जाती है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, ये जो कंजर्वेटर होता है इसमें भी ऑयल भरा हुआ रहता है, और ये क्या होता है, छोटा होता है, यहाँ पर ऑयल इतने ज़्यादा नहीं होता, मुख्य तो यहाँ पर होता है इसके अंदर ज़्यादा। तो जब यहाँ पर ऑयल कम हो जाता है यहाँ पर, तो ये कंजर्वेटर क्या करता है, उसमें जो ऑयल रहता है वो इसके अंदर आ जाता है, जिससे क्या करता है, ये ऑयल की पूर्ति करता रहता है, और जो हीट है उसको हमेशा ठंडा करने का प्रयास करता है, मतलब कि जो वाइंडिंग होती है उसको ठंडा करने का प्रयास करता है। तो आपसे पूछिए कंजर्वेटर, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का काम क्या होता है, तो इसका काम इतना यह है कि आप बोलोगे कि यह एक छोटा ऑयल टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपरी वाले भाग में होता है, और जो मुख्य जो ऑयल टैंक होता है उसके अंदर जब ऑयल मतलब कि खत्म होने लगता है उष्मा के कारण, तो ये उसकी पूर्ति कर देता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात कर लेते हैं ब्रीदर, ठीक है। तीसरे नंबर का हमारा, चौथे नंबर का जो भी पॉइंट है वो आप लगा लें हेडिंग, क्या होता है, ब्रीदर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो ब्रीदर देखो, जब वो मतलब कि ऑयल टैंक से यहाँ पे जो कंजर्वेटर मैंने बताया था आपको, ये जो ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि ऊपरी सतह पर कंजर्वेटर लगा हुआ होता है। तो जब कंजर्वेटर क्या करता है कि जब इसके अंदर जब ऑयल इस यहाँ मुख्य टैंक में जाता है, यहाँ पर जो मैंने बताया था, ठीक है, मुख्य टैंक पे जाता है, तो इससे ऑक्सीजन क्या होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, मतलब कि नमी चली जाती है। तो इस नमी को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, ब्रीदर लगाया जाता है, जो कहाँ लगा होता है, इस साइड में लगा होता है। इसकी शेप, आकृति इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से इसकी आकृति होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं बता देता हूँ। इसके अंदर नमी किस तरीके से रोकती है, इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है सिलिका जेल, जिसको बोलते हैं सिलिका जेल, ठीक है। ये सिलिका जेल जो होती है, इसके अंदर सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है। सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो कि किस क्या काम करता है, जो कि नमी को सोखने का काम करता है। तो जब ये श्वास मतलब कि इसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रीदर ही पड़ा, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो सिलिका जेल होती है वो नमी को क्या करते थे, सोख लेती है, जिससे नमी रहित हवा ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तापमापी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आप हिसाब से देख लेना अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जैसे बात करें हम तापमापी, तो जो तापमापी है ये मुख्य जो ऑयल टैंक है, ठीक है, मुख्य जो ऑयल टैंक है वहाँ लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर ये क्या करता है, वाइंडिंग्स के अंदर जो हीट होती है, ठीक है, उस हीट का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को नोट करता है। उस टेम्परेचर को हमें दिखाता है कि कितना टेम्परेचर हो गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें दिखाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एक होता है हमारा एक्सप्लोजन वेंट। क्या होता है? एक्सप्लोजन वेंट। एक होता है एक्सप्लोजन वेंट। अब इस एक्सप्लोजन वेंट का अर्थ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सप्लोजन वेंट है, एक्सप्लोजन वेंट है वो जो हमारा जो कंजर्वेटर होता है उसको जोड़ने वाला पाइप होता है, ठीक है। समझे नहीं आप? देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये मैंने बताया ये ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर तो लगा होता है कंजर्वेटर, ठीक है। यहाँ पे होता है मेन टैंक ऑयल का। तो यहाँ से ये जो पाइप हो रही है ये जोड़ने वाला होता है, ये होता है क्या? एक्सप्लोजर वेंट, ठीक है। एक्सप्लोजर वेंट होता है, ठीक है। इसका अब हम बात करें इसके काम की कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो इसका काम यही है कि इसके अंदर जब जब प्रेशर ट्रांसफॉर्म के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को कम करने का काम होता है। एक्सप्लोजन वेंट का काम क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको कम करने का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक है बकोल्ज रिले। अभी मैंने बताया था आपको कौन सी रिले, एक बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले, ठीक है, बकोल्ज रिले। अब ये बकोल्ज रिले क्या होती है? बकोल्ज रिले क्या होती है? जो एक्सप्लोजन वेंट और जो हमारा जो एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है, कहाँ पर लगा होता है? जैसे मैंने बताया था आपको, मुख्य टैंक और उसके बीच में यहाँ पर लगा होता है एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है। तो एक्सप्लोजन वेंट वाले स्थान पर बकोल्ज रिले लगाई जाती है। और बकोल्ज रिले क्यों लगाई जाती है कि यह जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो इंटरनल जो फॉल्ट होता है, इंटरनल जो फॉल्ट होता है, जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी आंतरिक खराबी हो गई तो उसकी सूचना हमें ये बकोल्ज रिले ही देती है। समझ में आ गया होगा? आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं मेरी तरफ से पूरी तरीके से आपको डे बाय डे बढ़िया तरीके से इम्प्रूवमेंट, बढ़िया मेरे से जितना हो पाएगा उसे अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो क्लासेज हैं ये ITI के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके लिए भी हैं। और जो टेक्निकल हेल्पर या रेलवे टेक्नीशियन या मतलब कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जिससे भी गवर्नमेंट जॉब में आती है वहाँ काम आएगी। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और आपको कोई कमी लगती है तो मेरे को आप कमेंट में बताएगा। तो नेक्स्ट हमारा है इसका ट्रांसफॉर्मर का पार्ट कौन सा होता है? एक होता है ऑयल गेज होता है, ठीक है। एक होता है ऑयल गेज। क्या होता है? ऑयल गेज। इस ऑयल गेज का काम क्या होता है? ऑयल गेज हमेशा आपको पता है गेज का अर्थ क्या होगा, गेज यानी मापना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है उसको मापने का काम करता है, यानी कि कितना ऑयल है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है। ऐसा तो नहीं हम कि ट्रांसफॉर्मर को बार बार में खोल खोल करके देखेंगे कि इसके अंदर कितना है या कितना नहीं है, ठीक है। तो हमारे आज के मैंने कितने टॉपिक बता दिए आपको कि क्रोड क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है इसके अंदर, ब्रीदर क्या होता है, सिलिका जेल क्या होती है, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, तापमापी क्या होती है, बकोल्ज रिले क्या होती है, ऑयल गेज क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, कंजर्वेटर क्या होता है। मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी है। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको ऐसा लगा है कि फास्ट बोला है, तो आप वीडियो को जो है स्पीड कम करके आप आसानी से देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखें आप। अब आप बोल रहे होगे सर आपने बोला था कि कल आपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर का नाम लिया था वो आपने करवाया नहीं। बट मैं भूला नहीं हूँ, अभी आपको ये लेके चलता हूँ मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर पर, ठीक है। मैं बात करूँगा किसकी? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करूँगा, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। अब देखो हेडिंग लगा लो आप चाहे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? सबसे पहली एक खास बात तो ये होती है, इम्पोर्टेंट बात, कि इसके अंदर केवल
एक वाइंडिंग ही होती है, एक ही वाइंडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। ओनली एक वाइंडिंग होती है इसके अंदर। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जो केवल इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है और वो दोनों वाइंडिंग का काम करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का। अब आप बोलोगे कैसे काम करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अ, जैसे कि मान लो ये एक हमारा ट्रांसफॉर्मर है, दोबारा बनाता हूँ मैं। ये देखो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसमें ये जैसे करोड़ है और यहाँ पर क्या कर रही की हुई है, वाइंडिंग की हुई है, देखो ये वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब यही क्या किसका काम करता है, यही तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम करता है और यही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। बता दूं कैसे जी, जब स्टेप डाउन सॉरी जब स्टेप डाउन का काम करता है तो किस तरीके से करेगा ये स्टेप डाउन का काम, ठीक है। बताता हूँ आपको स्टेप डाउन का काम किस तरीके से करेगा ये, ठीक है। बता रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। देखो कि जब ये जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो ये वाइंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखो ये वाइंडिंग है इसके अंदर, ठीक है। जब इसकी जो वाइंडिंग है उसका प्राइमरी वाइंडिंग, अधिकतर इसका सिरा हम किसके रूप में काम में लें, प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में, ठीक है। इसका अधिकांश भाग हम प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में लें तथा कुछ इसका हिस्सा हम सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में लगे, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक में इसका जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक, वो मैं इसको यूज कर रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है उसको मैं यूज कर रहा हूँ सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें हमने क्या लिया, प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो गया, हमने ज़्यादा भाग इसका काम में लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा और वोल्टेज का मान सॉरी, प्रारंभ में हमने क्या है वो ज़्यादा लिया हमने इसका भी हिस्सा, और दूसरा हमने जो हिस्सा है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का वो हमने कम लिया है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जब हमने अधिक सिरा हम इसका लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फलस्वरूप इसके अंदर प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, तो वोल्टेज के मान कम हो जाएंगे। बट यहाँ पे आउटपुट के रूप में हमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें लपेटों की संख्या या वाइंडिंग कम होगी, तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा, आर, प्रतिरोध का मान कम होगा। प्रतिरोध का मान कम होगा तो वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा, जिससे जो धारा आई है वो भी बढ़ जाएगी। समझ में आया। और अब मैं बात करूं कि यही ट्रांसफॉर्मर जब मतलब कि स्टेप डाउन के रूप में किस प्रकार से काम करता है, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि ये कोर है, यहाँ पे जो वाइंडिंग की हुई होती है, इस तरीके से बता रहा हूँ जल्दी में आपको, ठीक है। तो इसका जब, अब देखो उसमें क्या लिया था हमने, मतलब कि 80% हिस्सा तो उसका हमने किस में काम में लिया था, प्राइमरी वाइंडिंग में, और 20% मान लो उसका हिस्सा हमने सेकेंडरी वाइंडिंग में लिया था। तो क्या बन गई थी, वो बना था स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अब हम क्या काम में लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या काम में लेंगे कि प्राइमरी वाइंडिंग का हिस्सा तो लेंगे कम, यहाँ से यहाँ तक का, और सेकेंडरी वाइंडिंग का लेंगे ज़्यादा, यानी कि प्राइमरी का हिस्सा तो लेंगे हम कम, सेकेंडरी का हिस्सा लेंगे हम ज़्यादा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होगा, मतलब कि लपेटों की संख्या कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा और वोल्टेज ज़्यादा होंगे। उसी प्रकार से जब यहाँ पर हम इसको कम ले रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें अगर हम कम ले रहे हैं किसको, लपेटों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे लपेटों की संख्या अगर ज़्यादा होगी, जब आपको पता है कि तार लंबा होगा, लपेटा का अर्थ है यानी कि ये जो राउंड है ये ज़्यादा होंगे, तो वायर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है वायर की लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो वोल्टेज है वो कम होंगे,
वोल्टेज कम होता है ऑटोमेटिकली जो करंट धारा है वो भी कम हो जाएगी। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो अगर न भी समझ में आएगा, क्विक 2 मिनट के अंदर आपको एकदम फटाक से बता देता हूँ कि जैसे ये ट्रांसफॉर्मर होता है, यहाँ पे जैसे वाइंडिंग की हुई होती है, ठीक है। जब हम अधिकांश प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में हम अधिकांश हिस्सा काम में लेते हैं, यानी कि 80% इसका वाइंडिंग का हिस्सा हमने प्राइमरी के रूप में काम में ले रहे हैं और 20% इसका हिस्सा सेकेंडरी के रूप में काम ले रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और यहीं अगर प्राइमरी में इसका हिस्सा कम ले रहे हैं और सेकेंडरी में वाइंडिंग के रूप में ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और इसके जो किस सिद्धांत पे काम करता है ये सिद्धांत कौन सा होता है इसका? इसका सिद्धांत होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस स्व प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।